गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायरी के पन्ने। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 57 तक पढ़ा था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 58 वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो एन किसको बता रही है? किट्टी को बता रही है कि किस तरह से हम लोग कहाँ छुपने के लिए गए। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस के प्रवेश द्वार है। यानी हम लोग जहाँ छुपने गए थे वो पिताजी का ऑफिस ही था। अब वो उसका पूरा ब्यौरा दे रही है कि कहाँ वो किस तरह से है, वहाँ रहने की क्या सुविधाएं हैं, असुविधाएं है, उसका हम लोग परिचय यहाँ देख रहे हैं। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। उस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। वो अपने पिताजी के ऑफिस के बारे में हमें बता रही हैं। दिन के दौरान यहाँ वेब, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदन बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी बहुत वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से ही आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। यानी अंदर से तो उसे आसानी से खोला जा सकता है, बाहर से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे के कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। ये एन किट्टी को बता रही हैं सारी बातें। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का, यानी सब कुछ बढ़िया चीजों से बना हुआ है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। ये जितनी चीजें उन्होंने बताई क्या है, वो पहली मंजिल का ही नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसमें दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सबके बारे में वो बता रही हैं कि कहाँ वो रहने गई हैं। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। यानी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि किस तरह से भीतर सारी चीजें हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। इसके सामने ही कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है, यानी पतला सा गलियारा है, जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों के दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है।
जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, किनारे की तरफ दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने एक पुराने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्रिया कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, ड्राइंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी की मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। तुम्हारी एन, यानी एन क्या कह रही है किट्टी को कि लो जी हम लोग जहाँ रहने गए हैं तुम्हें मैंने बता दिया कि वहाँ क्या क्या है, किस मंजिल पर कौन सी चीज़ है, हम लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, पूरा ब्यौरा उन्होंने किट्टी को दे दिया। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो कि इतना सारा मैंने तुम्हें बखान दिया, व्याख्यान दिया कि यहाँ चीज़, ये चीज़ यहाँ है, ये हमें ऐसे रहना है, हमारे लिए ये व्यवस्था है। तो ये सब सुनकर तुम बोर हो गई होगी, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं और मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ। इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा, लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूं। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। अब वो बता रही हैं कि तुम चाहे बोर हो जाओ फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमारे साथ क्या क्या घटित हो रहा है। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े हैं, कहीं तिल धरने की जगह नहीं, यानी सब जगह सामान बिखरा पड़ा है। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े हैं। छोटा कमरा फर्श के छत पर कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से यानी लगाने की जरूरत है, नहीं उन्हें ठीक ढंग से जगह पर रखने की जरूरत है अगर हम ठीक से सोना चाहे तो। हमें सफाई का काम तुरंत करवा देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, यानी वो पूरी तरह से थक गई थी काम करके और सामान ढोकर। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, यानी वहीं लेट गई, थकी, बेहाल और पस्त, शरीर में ऊर्जा नहीं है। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। पापा और एन काम में जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आंखें थककर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए, यानी वहीं पर ढेर हो गए। थकने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी कि हमें ठीक ढंग से भोजन नहीं मिला था, गर्मा गर्म भोजन, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत ही नहीं थी कि गरम गरम खाना मिले। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। वेब और मिएप हमारे राशन कूपनों के शॉपिंग करने गई। राशन कूपनों से उन्होंने शॉपिंग किया और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे, यानी हमारे लिए अब
फुर्सत नहीं थी, चारों तरफ सामान बिक रहा था, अगर ठीक ढंग से उन्हें सजाया ना जाए, सही स्थान पर रखा ना जाए तो फिर वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैं और पापा सारे सामान को ठिकाने लगा रहे थे, उनका जगह, उन सामानों के उनको जगह पर रख रहे थे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी के में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। हम लोग भी आज इतना ही पढ़ेंगे, आपका समय भी इतना ही आज दिया गया है। 1 मिनट मैं ज़रा देख लूँ। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 61। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, तब किफ़ायत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिजली भी कट जाए, एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे ही। यानी अब पहले जैसी ज़िंदगी नहीं रही, अब हर चीज़ में क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम तब पढ़ नहीं सकते, लेकिन वह वक्त हम उल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना शुरू कर दिया। अब एक नया, मन ही नहीं लग रहा है, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर खुला स्थान ना हो, लोगों से मिल नहीं सकते, छुप के रहना पड़ेगा। वो ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। तो वही कह रही हैं कि थोड़ा भी खेलकर अब हम बोर हो जाते हैं। तो मैंने एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं। क्यों? पकड़े जाने का डर है, देख लिए जाएंगे। लेकिन हम अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं है, यानी जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो फिर पर्दों को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिन में नहीं हटाए जा सकते, 1 इंच भी नहीं। मुझे पता नहीं कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था, उसके दांत उखाड़ने की चेष्टा कर रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं। यानी वो अनुशासन में कठोर है और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगती है। यानी अनुशासन कोई भंग करे उनके सामने, ओ इतना सुनाना शुरू करेंगे कि सुनकर ऐसे ही नींद आ जाए। तो उनकी बातें बहुत बोर होती हैं। चूँकि मुझे अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है, यानी मैं ही हूँ जो उनकी ये प्रवचन सुन सकती हूँ। मैंने उनके साथ, महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आम तौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी चौड़ी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। यानी यहाँ की बात वहाँ चुगली करना उनका यह बुरी आदत है। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को देते आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता
तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, यानी जो मुझे कहते हैं वो जाकर फिर मम्मी को बोल देते हैं, फिर मम्मी मुझसे वो बातें करती है। तो एक नंबर के चुगलखोर है वो। और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती है मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलावा भेजती है, यानी किस्मत अच्छी हो तो बुलावा भेज देती, जिससे मैं बच जाती हूँ। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हैं और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। कि अगर हर चीज़ में खोट निकालने वाले लोग हों, वैसे परिवार में अगर आप रहती हैं और हर काम में आपकी बुराई देखी जाए, खोट निकाला जाए, तो फिर वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, उन सबको झेलना आसान नहीं होता। ये एन कह रही हैं। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ। तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। इसी सब में उलझी रहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। यानी जो मैं कह रही हूँ उसका कोई सिर पैर नहीं है, तो फिर से इसको पढ़ने की चेष्टा मत करना। तुम्हारी एन। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग बाकी का भाग पढ़ेंगे।